नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का अखबार और आज के अखबार में भी एक खबर जो सुर्खियों में है, जो प्रमुखता से उठाई गई है, वो सबसे बड़ी खबर है अग्निपथ मामले को लेकर के लगातार जारी हिंसा। हिंसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो अब प्रदर्शन का रूप नहीं देखने को मिल रहा है। हर जगह हिंसक वारदातें हो रही हैं और आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। इसलिए हमने इसका नाम हिंसा दिया और कह रहे हैं हिंसा। अग्निपथ योजना को अब दरअसल केवल इसका विरोध न केवल छात्रों की तरफ से किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब इसमें कहीं ना कहीं सियासी दल भी कूद पड़े हैं और उनकी तरफ से भी अब इसका विरोध किया जाने लगा है। और इन छात्रों के बीच में तमाम सारे ऐसे युवा पहुंच रहे हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि दरअसल वो अग्निपथ योजना है क्या, वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। कल एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और उसमें जिस तरीके से एक पत्रकार जब एक युवक से पूछता है कि आप किस चीज का विरोध करने आए हैं, तो बताता है कि अग्निपथ। तो पूछता है, पत्रकार की तरफ से पूछा जाता है कि अग्निपथ क्या है, तो उसे वो कहता है मुझे नहीं पता है। अग्निपथ योजना क्या है पूछा जाता है पत्रकार की तरफ से, तब भी वो बताता है कि मुझे नहीं पता है। मैं तो बोला आप क्यों यहाँ पर आए हैं, पत्रकार की तरफ से कहा गया। तो उसने कहा कि हम तो बस प्रदर्शन करने आए हैं। तो ये प्रदर्शन करने आए हैं। उसके बाद उसने बताया कि कोई मनीष भैया हैं, बताया कि उधर बैठे हुए मनीष भैया, उनके कहने पे हम तो आए हैं केवल। तो इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसमें सियासी ड्रामा जो है वो शुरू हो गया है। सियासी दलों की जो एंट्री हो गई है वो अब, क्योंकि इस तरीके से अराजकता का माहौल छात्रों की तरफ से मुझे लगता है कि नहीं किया जाना चाहिए और छात्र करेंगे भी नहीं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें जरूर कुछ रियायत दे दी गई है। कल कहा गया है कि अब उन्हें छूट मिलेगी, उन्हें आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देगा, 100% का आरक्षण देगा। और सीएपीएफ असम राइफल्स में 10% का इन अग्निवीरों के लिए कोटा निर्धारित किया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात कही गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय ने पहले बैच को दी उम्र में 5 साल की छूट, पहले बैच को 5 साल की छूट दी गई है और उसके बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी ये जो रियायत है वो केंद्र की तरफ से देने की बात कही गई है और ये घोषणा कर दी गई है। और इसके साथ ही एयर चीफ का कल एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो हिंसा की जा रही है ये कोई रास्ता नहीं है और ये कोई समाधान नहीं है। हिंसा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं पूरी शब्दशः। हिंसक प्रदर्शनों के बीच वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि अगर युवाओं को योजना को लेकर कुछ संदेह है तो वो इस पर उन्हें सही जानकारी जुटानी चाहिए। उन्होंने अग्निवीरों के लिए आरक्षण के कदम को सकारात्मक बताया है। एयर चीफ ने कहा है कि हिंसा और आगजनी करना कोई समाधान नहीं है। अगर उन्हें यानी युवाओं को कोई संदेह है तो आसपास सैन्य स्टेशन, वायुसेना बेस और नौसेना बेस जाकर शंकाओं का समाधान करा सकते हैं और सही जानकारी पूरी ले सकते हैं योजना को लेकर के। ये बड़ी बात कही गई है और ठीक बात भी कही गई है कि दरअसल जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं की जा रही हैं, हिंसात्मक वारदातें जो हो रही हैं, उस वो कोई समाधान नहीं है कि आप इस तरीके से आप को यदि कोई संदेह है और आप जाकर के आपके आसपास जो भी सैन्य स्टेशन हो, वायुसेना या बेस हो या नौसेना का कोई भी जो बेस हो, वहां पर जाकर के आप जो है जानकारी ले सकते हैं पूरी। और उसके बाद अगर प्रदर्शन करना भी है तो बावजूद इसके अगर आपको नहीं लगता है कि ये योजना आपके हित में है तो प्रदर्शन शांति तरीके से भी किया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं। ये आगजनी, ये पथराव ये करने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से आगजनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, अभी खबरें आई सामने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर विचार विमर्श छात्रों को करना चाहिए और छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अब कहीं ना कहीं सियासी दल जो है अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करने लगी हैं। तो इसलिए छात्रों से हमारी भी खास तौर पर यही अपील है कि उन्हें सजग होना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं इससे बचना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है, कल उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें छोटे शहरों की सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे शहरों के मेधावियों ने परचम लहराया है। 10वीं का जिक्र करें तो प्रिंस जो है वो टॉपर बने हैं, कानपुर के रहने वाले हैं प्रिंस पटेल और एनडीए के जरिए देश सेवा करने का उनका लक्ष्य है, उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा है। और इसके साथ ही 12वीं का अगर जिक्र करें तो दिव्यांशी हैं, इन्होंने टॉप किया है
और इन्होंने कहा कि दरअसल बड़ी बहन इनकी थी, वो जो कि इनकी प्रेरणा स्रोत बनी। फतेहपुर से ये आती हैं और राधानगर मोहल्ला निवासी दिव्यांशी सिंह ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 95.4% अंक पाकर प्रदेश भर में टॉप किया है। दिव्यांशी को 500 में से 477 अंक प्राप्त हुए हैं। और दिव्यांशी की मां जावित्री देवी गृहिणी और पिता राधाकृष्ण रेडीमेड कपड़ों की कारोबारी हैं। दिव्यांशी कहना है कि वह आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहती हैं। तो ये चीजें हैं। और इसके साथ ही अगर और भी लोगों का जिक्र करें तो वो लगातार यही बता रहे हैं कि 6 घंटे किसी ने पढ़ाई की, किसी ने 12 घंटे पढ़ाई की और किसी ने 8 घंटे पढ़ाई की। लक्ष्य को लेकर के ये खास तौर पर कहा जा रहा है कि अपना कंसंट्रेट करें। और इंटरमीडिएट में दूसरा स्थान जो पाया वो 2 छात्रों ने पाया, एक छात्र है और एक छात्रा है। छात्र ने जो दूसरा स्थान पाया है वो योगेश उसका नाम है और योगेश प्रताप सिंह ने आर्थिक परेशानियों के बीच ये कामयाबी हासिल की बताया जा रहा है। बाराबंकी के निवासी हैं, लखनऊ से सटा हुआ जिला है बाराबंकी, वहां के ये निवासी हैं और दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है 95% अंकों के साथ। और जो दूसरी सेकंड टॉपर हैं वो अंशिका हैं, ये फूलपुर की रहने वाली है। बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज पूरे भुलई में ये पढ़ने वाली अंशिका फूलपुर की अजिलापुर पाली गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने बगैर ट्यूशन की यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने भी 95% अंक प्राप्त किए हैं। हाई स्कूल का जिक्र करें तो संस्कृति हैं, ये मुरादाबाद की हैं, 97.5% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की हैं। और किरण है जो कि कानपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने 97.33% अंक पा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर सबसे बड़ी बात ये रहे तो जो बच्चियां थीं, जो छात्राएं थीं, उन्होंने बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। बेहतर उन्होंने प्रदर्शन करके जो अपने पेरेंट्स का और अपने प्रदेश का, इसके साथ अपने जिले का जो नाम रोशन करने का काम किया है, ये कहा जा सकता है कि बच्चियां इसमें अव्वल रही हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी छात्रों को बधाई भी दी है, आपको बता दें। और उन्होंने कहा है कि वो देश की सेवा के लिए जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो पा सकें। और इसके साथ ही तीसरी खबर जो है वो है गुजरात से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे हैं। इस दौरान कल हालांकि उनकी मां का जन्मदिन भी था, उस दौरान उन्होंने अपनी मां के पैर धुले और आशीर्वाद उनसे लिया। और उसके बाद वो कई कार्यक्रम थे, कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और मंदिर पर 500 साल बाद पताका, मोदी बोले यह आस्था की जीत है। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है मशहूर महाकाली मंदिर। महाकाली मंदिर को लेकर के जिस तरीके से वहां पर पताका कल लगाया गया और ये बताया जा रहा है कि वहां पर 500 साल बाद ये पताका लगाया गया है। शनिवार को गुजरात के पंचमहल जिले के स्थित महाकाली मंदिर गए और मंदिर के शिखर पर पारंपरिक पताका फहराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी आस्था और आध्यात्मिक गौरव के केंद्र अब फिर से स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बड़ोदरा ने मां की तरह पाला है उन्हें, ये बात उन्होंने कही है। तो बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण भी किया कल गुजरात में। लोग कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव है। और दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष का जिक्र करें तो उन्होंने लगातार उनका यही मानना है कि दरअसल पीएम मोदी जो है विकास पुरुष है और विकास को लेकर लगातार वो अग्रसर रहते हैं और उनसे चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है। अब लोगों का नजरिया है अपना देख रहे हैं। अगली खबर है रामपुर के फिजा में आजम के आंसू और नवाब के किस्से। आजम खान ने जिस तरीके से दरअसल कल जिक्र किया, बताया उन्होंने कि सरकार तानाशाही भरे अंदाज में काम कर रही है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़ाई बीजेपी एसपी के निशाने पर कांग्रेसी नवाब, तो तमाम सारी चीजें कही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रात को दरअसल 9:15 बजे रामपुर के शाहबाद के तकिया मोहल्ले में पूर्व मंत्री आजम खान लोगों से मुखातिब हुए। 27 महीने उन्होंने जेल में कैसे गुजारे इसका दर्द मंच पर ही छलक गया। वो हमारी स्याह रातें थी, हमारी बीवी और बेटा तन्हा कोठरी में अलग अलग थे। जेल की कोठरी में एक एक दिन एक बरस सा लग रहा था। रामपुर का यह उपचुनाव हारे या जीते सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन इस चुनाव से मालूम हो जाएगा कि रामपुर के लोगों के हिस्से में जिंदा हिस्से यानी सेंस जिंदा है या मर चुका है।
ये बड़ी बात कही है। दरअसल रामपुर में उपचुनाव होना है लोकसभा का, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर में जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं आजम खान। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये लोकसभा का जो चुनाव है उसे सरकार तो नहीं बदलेगी, आजम खान ने कहा, लेकिन ये महसूस जरूर हो जाएगा कि आजम खान पर जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरीके से निराधार हो सकते हैं, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी है। और सरकार को एक मैसेज देने का वो कह रहे हैं, ये काम किया जा सकता है कि अभी भी रामपुर की जनता आजम खान के साथ खड़ी है। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जो सेंस है वो भी रामपुर की जनता में जिंदा है। अगर ऐसा होता है, यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव जीता जाता है, तो अब लगातार सक्रियता बढ़ रही है। उधर आजमगढ़ में भी सक्रियता बढ़ाई जा रही है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में पहुंचेंगे। तो दोनों जगह उपचुनाव के चुनाव होने लोकसभा में, और ऐसे में सारी राजनीतिक दल अब सक्रियता अपनी बढ़ा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।